स्टडी डेल यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स यूनिट सेकंड का प्रैक्टिकल। आई होप आप सभी को पता होगा कि आपके जो बिजनेस एनालिटिक्स में यूनिट सेकंड है वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल बेस है। उसमें थ्योरी से कुछ नहीं आना, बट प्रैक्टिकल में उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल कैसा है, आर नहीं है, एक्सेल है। आपकी जो यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है वो पूरी की पूरी आर पे बेस है, बट यूनिट सेकंड आपकी एक्सेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे आपको टेबल बनी हुई दी है, स्टाफ आईडी, सरनेम, इनिशियल, आवर वर्क एंड डिपार्टमेंट। पहला क्वेश्चन है कि सेट द डेटा वैलिडेशन ऑन अ सेल D3 to D14 to restrict user to only type the whole number between 0 to 26। मतलब ये जो हमारा D वाला कॉलम है, इसमें D3 से D14 तक हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। डेटा वैलिडेशन मतलब कि यहाँ पे कोई भी यूजर जो है वो सिर्फ होल नंबर टाइप कर सके, और वो भी कौन सा, 0 से 26 के बीच में। अभी यहाँ पे देखो, तो मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, मैं 8.5 टाइप कर सकती हूँ जो कि होल नंबर नहीं है। यहाँ पे मैं 27 टाइप कर सकती हूँ, 26 तक का नहीं, 27 टाइप कर सकती हूँ। बट जैसे ही हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, हम यहाँ पे कोई भी होल नंबर के अलावा नंबर नहीं टाइप कर सकते, और ना ही 0 से 26 के अलावा कोई नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लगाते हैं। पहले तो यहाँ पे वो कॉलम सेलेक्ट करो जहां पे आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है। उसके बाद डेटा टैब में जाना होता है। डेटा टैब के अंदर डेटा टूल करके जो ग्रुप है, वहीं पे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन का। इसको सेलेक्ट कर लो। डेटा वैलिडेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी वैल्यू, लेकिन हमें कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, होल नंबर। तो मैंने लिख दिया होल नंबर का। क्या लिखा है कि कितने के बीच में होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 26। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। इतना काम हुआ मैम, कोई चेंज तो दिख ही नहीं रहा, सब कुछ तो वैसा ही है। देखो चेंज अभी दिखेगा। अभी मैं यहाँ पे टाइप करूंगी 34, और यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया कि आप इसे नहीं टाइप कर सकते। वहीं अगर मैं यहाँ टाइप करूं 24, वो टाइप हो सकता है क्योंकि 0 से 26 के बीच का नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है सेट अ डेटा वैलिडेशन लिस्ट टू द सेल E3 to E14 यूजिंग अ डिपार्टमेंट नेम, अकाउंट, एडमिन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ क्या लिखा है कि ये जो हमारा ये वाला कॉलम है, E3 ई कॉलम, ई कॉलम में E3 से E14 तक हमें डेटा वैलिडेशन सेट करना है इस तरीके से कि इन कॉलम्स में हम सिर्फ ये लिस्ट टाइप कर सके। क्या, अकाउंट, एडमिन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स या सेल्स, इसके अलावा और कुछ टाइप ना कर सके। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए पहले एक साइड में ये पूरी जितनी भी वैल्यूज हम डाल सकते हैं उन्हें टाइप कर लेती हूँ। ठीक है, आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है। अकाउंट्स, देन उसके बाद एडमिन, देन हमारा फाइनेंस दे रखा है, देन मार्केटिंग, आफ्टर दैट ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, एंड लास्ट हमारा सेल्स दे रखा है। ये मेरी पूरी एक लिस्ट तैयार हो गई। अब मुझे इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है, जहां से जहां तक के लिए जितने सेल्स में मेरे को डेटा वैलिडेशन करना है। डेटा टैब के डेटा टूल ग्रुप में जाना है, डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखा है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो लिस्ट मैं प्रोवाइड करूंगी सिर्फ इसमें से ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका टैब खुल जाएगा। अब यहाँ पे ना सोर्स सेलेक्ट करनी है। ये जो मैंने यहाँ पे सारे एक साथ लिख दिए ना, वो इसीलिए लिखे हैं क्योंकि अब हम ये सोर्स में इन सारी वैल्यूज को डाल देंगे बड़े आराम से। ये मैंने डाल दिया, सोर्स सेलेक्ट कर दी, हो गया। ठीक है, ओके कर दूंगी। डिलिमिटेड लिस्ट और रेफरेंस सिंगल रो, ओके सिंगल रो लेनी है, मैंने डबल कर दी है, ये दिक्कत आई है। चलिए यहाँ कर देते हैं, ओके हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला आइकन दिखेगा। आप यहाँ खोलोगे, जो जो चीजें हमने लिस्ट में डाली थी वो आपको दिख जाएंगी। अब बस हम इसमें से ही कुछ भी यहाँ वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब एडमिन कर लिया, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कर लिया। मैं कुछ और टाइप करना चाहूँ तो ये मुझे एरर शो कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट। अब डेटा सेट के अंदर ये जो पूरा डेटा सेट है, इसमें हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखो इस पूरे डेटा सेट को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, होम टैब पे जाना है। कौन से टैब पे जाना है, होम टैब पे जाना है। होम टैब में जो स्टाइल ग्रुप है उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है हाईलाइट द सेल्स रूल।
हाईलाइट द सेल्स रूल में सबसे नीचे आ जाना है मोर रूल पे, ठीक है, मोर रूल पे, समझ आ रहा है। अब ये खुलने के बाद हमें फॉर्मेट सेल ओनली विद को सेलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ से फॉर्मेट सेल ओनली को सेलेक्ट करा है। इसमें भी सेल वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें तो सेल वैल्यू नहीं है, हमें तो वो है जो भी ब्लैंक हो, तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन में से ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब जो ब्लैंक कॉलम्स हैं वो कैसे दिखने चाहिए, उसके लिए हमें फॉर्मेट डिसाइड करना है। तो यहाँ फिल पे आना, कोई सा भी कलर सेलेक्ट करना, जिस भी कलर से आप चाहते हो कि जो भी ब्लैंक कॉलम हो वो भर जाए। तो मैं चाह रही हूँ कि जो भी ब्लैंक कॉलम है वो ब्लू कलर से मुझे हाईलाइट होके दिखे। मैंने ओके कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ओके हो गया। अब देखो जितना भी एरिया ब्लैंक था, जितने भी कॉलम ब्लैंक थे, वो सारे ब्लू कलर से दिख रहे हैं। आपको यही चीज अपने एग्जाम में करके दिखानी है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, जहां पे एम्प्लॉय, रीजन, सेल, टारगेट और बोनस एलिजिबल करके हमें कॉलम्स दे रखे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाईलाइट ऑल द एम्प्लॉयज इन रेड हैविंग अ सेल्स मोर देन 75,000। यहाँ पे देखो सेल्स का कॉलम दे रखा है, और हमें बोला है कि जितने भी एम्प्लॉय ने सेल्स जो है वो 75,000, 75,000 से ज्यादा करी है, उन्हें हमें हाईलाइट करना है रेड कलर में। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो पहले तो उस कॉलम को सेलेक्ट करो जिसमें हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। तो सेल्स को करना है तो इसको सेलेक्ट किया। आपको होम टैब पे आना है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें आ जाना है। देखो इस तरीके से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग खुली हुई दिखेगी। अब मुझे क्या करना है, मोर देन 75 वालों को, मोर देन 75,000 वालों को हाईलाइट करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी हाईलाइट सेल टू। इसमें भी ग्रेटर देन सेलेक्ट करूंगी, क्यों, क्योंकि मोर देन आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन वाला मेरे को सेलेक्ट करना है। ये इस तरीके से टैब खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे वो वैल्यू डालनी है, ठीक है। कौन सी वैल्यू डालनी है, जिससे ग्रेटर देन होना चाहिए और हम उसे हाईलाइट कर रहे हैं। तो किससे ग्रेटर देन वाली सेल्स को हाईलाइट करना है, 75,000 से। हमने यहाँ लिख दिया 75,000। किससे करना चाहिए, रेड टेक्स्ट से। यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेड, ठीक है। रेड से हाईलाइट होना चाहिए, या फिर मैं फॉर्मेट कर सकती हूँ। क्या करूं, मैं फॉर्मेट पे जाके रेड से हाईलाइट करना है ना, यहाँ पे मैं रेड सेलेक्ट कर, ओके कर दिया मैंने, ठीक है, ओके ओके। अब देखो जितने भी कॉलम जो हैं वो मोर देन 75,000 से हैं, उनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा दिया। बट देखो गाइस, जब आप एग्जाम में करोगे ना, जब आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में करोगे, तो आपको इस तरीके से नहीं करना, मतलब करना तो इस तरीके से ही है, बट देखो आपको क्या करना है, यहाँ नीचे जाना, वहां लिखना आंसर 1, ठीक है, आंसर 1 मेंशन करना। ये जो पूरी टेबल है ये आपको कॉपी करनी है एज इट इज, नीचे कॉपी करोगे पहले, ठीक है। अभी तो मैंने खैर हाईलाइट कर दिया है तो ये सेम कॉपी हो गया है, वरना आपको जो आपकी एक्चुअल टेबल है, आपकी जो एक्चुअल क्वेश्चन वाली टेबल है ना, उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। अलग से आंसर 1 लिख के टेबल नीचे कॉपी करना है और उसमें चेंजेस करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जितने भी चेंजेस है वो हटा रही हूँ। देखो हटाते कैसे है, टेबल सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ और यहाँ कर दो क्लियर रूल, क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, हो गया क्लियर, ठीक है। आपको इस तरीके से शो करना है, मतलब नीचे आके शो करना है, अपनी जो मेन क्वेश्चन टेबल है उसमें चेंजेस नहीं करने, वरना टीचर को भी कंफ्यूजन होगा और वो आपको ठीक नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरेट अ रैंडम सेल्स फिगर बिटवीन 50,000 टू 1 लाख। हमें रैंडम सेल्स फिगर जनरेट करनी है 50,000 से 1 लाख तक। तो देखो क्या करना है, मैं यही वाले जो कॉलम है ना, इनको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मेरा आंसर सेकंड है ये, तो मैं यहाँ पे आंसर सेकंड लिख देती हूँ। इसको भी बड़ा कर लेते हैं, आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो रेंडम सेल जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने रेंडम सेल का एक कॉलम बना लिया है। रेंडम सेल का मतलब क्या है कि हमें रेंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। तो एक्सेल में ना एक फॉर्मूला होता है रेड बिटवीन करके, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है देखो ये आ गया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगी। फिर हमें एक बॉटम नंबर देना है और एक टॉप नंबर देना है। अब जो हमें नंबर जनरेट करने हैं, जो सेल्स नंबर जनरेट करने हैं, वो 50,000 से 1 लाख तक के करने हैं। तो हमारा बॉटम नंबर हो जाएगा 50,000 और हमारा जो अपर नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख। ये लिखने के बाद हम एंटर कर देंगे। देखो यहाँ पे एक नंबर हमारा जनरेट हो गया। अब आपको ना क्या करना है, सेल के बिल्कुल एज पे अपना कर्सर रखना है और कर्सर आपका प्लस सिंबल में टर्न हो जाएगा। जैसे ये टर्न हो, आप इसे यहाँ लाके नीचे तक ड्रैग कर देना, सारी वैल्यूज आपकी फिल हो। बट यहाँ पे ना एक दिक्कत है, इतना काम नहीं करना, अभी एक स्टेप और है। क्या है, देखो अभी तो ये फिल हो गई वैल्यू। अभी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 57,462, लेकिन जब मैं इसे दोबारा करूंगी वैल्यू चेंज हो जाएगी।
ये हर बार चेंज होती रहेगी, इसीलिए आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को कट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ ना पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है, मेरे लैपटॉप में अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, आप सभी के लैपटॉप में आ जाएगा। पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपको यहाँ से लेना है, और पेस्ट स्पेशल में आपका एक नंबर आएगा फॉर्मेट नंबर की तरह, ठीक है, एक ऑप्शन आएगा फॉर पेस्ट एज अ नंबर। तो आपको पेस्ट एज अ नंबर पे क्लिक करना है। कौन सा ऑप्शन आएगा, पेस्ट एज नंबर। पेस्ट एज नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आपका ये जो भी डेटा है वो एज अ नंबर पेस्ट हो जाएगा। फिर ये जो बार बार चेंज हो रहा है ना, ये सारे चेंजेस उसमें नहीं होंगे। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सपोज यू हैव एक्सटेंडेड अ डेटा सेट विद सम मिसिंग सेल्स वैल्यू, व्हिच फंक्शन वुड यू यूज टू काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल इन अ सेल्स कॉलम। इसमें क्या बोला है कि आपने जो सेल्स वैल्यू है वो थोड़ी एक्सटेंड कर दी है, लेकिन उसके अंदर कुछ मिसिंग सेल्स वैल्यू भी आ गई है, और अब आपको काउंट करना है वो मिसिंग सेल्स वैल्यू। आप कैसे काउंट करोगे? तो देखो, मैं फिर से यहाँ पे आपको ये कहूंगी कि इस तरीके से आपको डेटा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा ये आंसर नंबर थर्ड है ना, तो यहाँ लिख दूंगी आंसर नंबर थर्ड। ये मैंने पेस्ट कर दिया अपना डेटा, कंट्रोल वी, ठीक है, आई गेस सिलेक्शन नहीं हुआ है, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी, ठीक है। अब क्या बोला है कि अगर मान लो सेल्स में कुछ हमारे जो ऐसी वैल्यूज आ जाए जो कि ब्लैंक हो, तो उसे काउंट कैसे करते हैं? तो देखो, काउंट करने के लिए ब्लैंक, हमारे पास ना एक्सेल में एक फॉर्मूला है, दैट इज काउंट ब्लैंक फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, लिखेंगे काउंट, ये देखो काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ सब आ रहा है, तो इसमें से हम काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। काउंट ब्लैंक हमें पूरा ना कॉलम देना है, जितने सेल्स में हमें चेक करना है। तो देखो, हमें यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, हम ये दे देंगे और एंटर कर देंगे। अभी एक भी ब्लैंक नहीं है, तो आंसर हमारा जीरो आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि एक भी ब्लैंक नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पे कोई भी सेल ब्लैंक होगा, देखो ब्लैंक हो गया, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर से एक ब्लैंक करके दिखाती हूँ, वैल्यू यहाँ पे फिर से चेंज हो गई। तो कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है, आपको काउंट ब्लैंक जो है उसको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ काउंट ब्लैंक, ठीक है। अब चलते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यूज द काउंट इफ फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु आर बोनस एलिजिबल। कौन से जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो बोनस एलिजिबल है, वो हमें देखना है काउंट इफ फंक्शन को यूज करके। तो देखो, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, डेटा सेट को, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा मेरा आंसर 4, ठीक है। अब काउंट इफ फंक्शन को यूज करके हमें देखना है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज मैंने गायब की थी, 72,000 थी एक तो, ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं मेंशन कर लेती हूँ। तो देखो, मुझे यहाँ पता करना है कि कौन कौन से जो एम्प्लॉयज हैं वो बोनस के लिए एलिजिबल हैं, और फिर उसके बाद उसे काउंट करना है काउंट इफ फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे मेरे को पहले एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं, फिर उसके बाद हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम इफ फंक्शन लगाएंगे, इफ लगाएंगे, इफ, अब यहाँ पे हमारा लॉजिक टेस्ट लगाना है, तो हम क्या लॉजिक टेस्ट लगाएंगे, इफ सेल्स, अगर जो सेल्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है टारगेट के, मतलब मान लो जो अदिति थी उसको टारगेट दिया गया था 80,000 सेल्स का, लेकिन उसने 85,000 सेल्स करी है, तो मतलब टारगेट मीट हो गया, तो वो एलिजिबल है बोनस के लिए। तो अगर कोई भी जो वैल्यू है वो सेल्स से बड़ी है, मतलब अगर सेल्स की वैल्यू टारगेट से बड़ी है या उसके इक्वल है, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यस प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है, वरना क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, नो प्रिंट हो जाना चाहिए। इतना करने के बाद मैं एंटर कर दूंगी। अब देखो, ये एलिजिबल है तो ये प्रिंट हो गया। इसको फिर हमें क्या करना है कि ड्रैग कर देना है नीचे, और सारे आंसर्स हमारे आ जाएंगे। अब हमें पता चल गया है कि जो अदिति है वो एलिजिबल है, रोहन एलिजिबल नहीं है, प्रिया एलिजिबल है, यहीं पे जो कुणाल है वो एलिजिबल नहीं है। अब हमें काउंट इफ फंक्शन का यूज करना है। कैसे, यहाँ लिखेंगे काउंट इफ, काउंट इफ, अब हमें रेंज देनी है, तो ये पूरी रेंज को हमें सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर कॉलम में यस लिखा है तो हम उसे काउंट कर लें, है ना। वही लोग तो एलिजिबल है बोनस के लिए, जहां पे यस लिखा हुआ है उन्हीं को हम काउंट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एम्प्लॉयज जो है या कितने एम्प्लॉयज जो है वो एलिजिबल है बोनस के लिए। तो देखो, इस तरीके से हमें ये फंक्शन लगा देना है। इसको मैं कॉपी करके रख लेती हूँ, एंटर कर देती हूँ। तो कितने एम्प्लॉयज है, 4 एम्प्लॉयज जो है वो एलिजिबल है, 1 2 3 4। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो। इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, इक्वल्स टू हटा देती हूँ,
ताकि जब आपको मैं ये शीट दूं तो आपके पास पूरा का पूरा ये भी हो कि कौन सा फंक्शन लगा है, कहाँ क्या लगा है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाईलाइट ऑल द एम्प्लॉइज इन बॉर्डर इन लाइन कलर रेड हैविंग अ टारगेट ऑफ लेस देन 76,000। अब जिन भी एम्प्लॉइज का जो टारगेट है वो 76,000 से है, 76,000 से कम है, हमें उन्हें हाईलाइट करना है रेड कलर के बॉर्डर में। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख लिया है, यही कॉपी पेस्ट कर लिया है, आंसर 5 यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये टारगेट वाला जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल और लेस देन पे जाएंगे, क्योंकि हमें अब लेस देन वाला टारगेट फिक्स करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 76,000, यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है रेड बॉर्डर, क्योंकि हमें वो वैल्यूज हाईलाइट करनी है जो 76,000 से कम है, वो भी रेड बॉर्डर में। मैंने यहाँ ओके कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ दिख नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा रखा है, नॉर्मल बॉर्डर। तो इसे आपको सेलेक्ट करके यहाँ बॉर्डर पे जाना है और नो बॉर्डर कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा कि जितनी भी वैल्यू 76,000 से कम है उनके चारों तरफ रेड कलर का बॉर्डर आ गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ना सॉर्टिंग के रिगार्डिंग है। अब ये सॉर्टिंग क्या होता है, किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ना सॉर्टिंग होता है। अब देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉर्ट द डेटा बाय सैलरी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे पहले हमने किया था, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको लिखेंगे हमारा आंसर 1। ठीक है, अब हम इस पे काम करेंगे, अपने ओरिजिनल डेटा को नहीं टच करेंगे, ताकि मैडम को या जो भी आपके सर हो प्रैक्टिकल में उनको पता चले कि आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या कहा गया था कि हमें सॉर्ट करना है डेटा सैलरी के अकॉर्डिंग, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। पूरे डेटा को सिलेक्ट करो, पूरे की पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ डेटा टैब में जाना है। ठीक है, डेटा टैब में जाने के बाद ये सॉर्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में सॉर्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस तरीके से आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ लिखा है सॉर्ट बाय, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है सैलरी, क्योंकि हमें जो अब सॉर्टिंग करनी है वो सैलरी के बेसिस पे करनी है। फिर हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हम यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब इस पे आप इस वाली टेबल को इस वाली टेबल से, अपने आंसर वाली टेबल से कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 60,000 था, यहाँ 70,000 है, 68,000 है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉर्ट द डेटा फर्स्ट बाय डिपार्टमेंट ए टू जेड एंड देन बाय परफॉर्मेंस रेटिंग एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। फिर से यही करेंगे कि जो हमारी ओरिजिनल टेबल है उसको करेंगे कॉपी, उसको कॉपी करके नीचे कर देंगे पेस्ट, इसको हम मेंशन करेंगे हमारा आंसर सेकंड। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है कि हमें डिपार्टमेंट के बेसिस पे ए टू जेड में पहले सॉर्टिंग करनी है, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस रेटिंग के बेसिस पे करनी है। तो देखो अपनी पूरी टेबल को हम करेंगे सेलेक्ट, फिर से हम यहाँ पे सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना है, तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, और डिपार्टमेंट के बेसिस पे भी क्या लिखा है, ए टू जेड करना है, तो ए टू जेड यहाँ पे हमारा हो रखा है। ठीक है, अब हमें उसके बाद भी सॉर्टिंग करनी है, तो हम यहाँ पे ऐड लेवल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ऐड लेवल से हमारा देन बाय का ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है परफॉर्मेंस रेटिंग। अब देखो परफॉर्मेंस रेटिंग में एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर आ रहा है, बट अगर मैं लिस्ट खोल के देखूं तो यहाँ पे कहीं पे भी एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि मुझे कस्टम लिस्ट में जाना है और इस कस्टम लिस्ट में मुझे अपनी एक नई लिस्ट ऐड करनी है। क्या क्या लिस्ट की एंट्री होंगी, तो जो भी हमारी लिस्ट की यहाँ पे एंट्री दे रखी है वही सारी हमें यहाँ मेंशन कर देनी है। क्या है, एक्सीलेंट है, ठीक है, एक्सीलेंट, देन उसके बाद गुड, देन फिर एवरेज एंड पुअर, ये हमारी एंट्री हो गई है। ध्यान रखना जो भी कैपिटल में है उसको कैपिटल में ही मेंशन करना है, जो स्मॉल में है उसको स्मॉल में ही मेंशन करना है जब आप यहाँ पे लिखोगे। अब मैंने कर दिया ऐड पे क्लिक, ये यहाँ पे ऐड हो गया है, इसे ओके कर दिया, तो अब मेरी लिस्ट सेलेक्ट हो गई है। मैं अब ओके कर दूंगी और मेरा यहाँ पे अब आंसर उस हिसाब से आ गया। ठीक है, देखो परफॉर्मेंस रेटिंग एक्सीलेंट, फिर गुड, फिर एवरेज, फिर पुअर, फिर एक्सीलेंट, गुड, गुड, एवरेज, पुअर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉर्ट द डेटा बाय परफॉर्मेंस रेटिंग इन अ ऑर्डर एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। अब हमने जो सेकंड टाइम पे किया था ना वही हमें पहले ही कर देना है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे डेटा को,
ठीक है, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लूंगी, इसको मैं मेंशन कर दूंगी एज आंसर नंबर 3। ठीक है, अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, हमें जाना है सॉर्ट पे, सॉर्ट बाय परफॉर्मेंस रेटिंग। ठीक है, ऑलरेडी अब हमारी लिस्ट होगी, हम कस्टम लिस्ट पे गए तो देखो एक बार हमने लिस्ट बना ली, ऑलरेडी हमारी लिस्ट प्रेजेंट है, इसी को ओके कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पे हमारा डेटा सॉर्ट हो गया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड गुड गुड, एवरेज एवरेज, पुअर पुअर। शायद ये दो क्वेश्चन इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप डिफरेंस कर सको इस सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के डेटा में। ठीक है, देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, क्योंकि आपने दो बेसिस पे यहाँ पे सॉर्टिंग करी है। अब सिर्फ आपने परफॉर्मेंस रेटिंग के बेसिस पे सॉर्टिंग करी है तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको सॉर्टिंग कैसे करते हैं ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी गई है और आपसे भी पूछी जा सकती है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इधर उधर थोड़े से भी बिजी हो तो सारी जगह से ध्यान हटा के सिर्फ अभी फोकस करो पढ़ने पे। देखो ये क्वेश्चन जो है वो पीवर्ड टेबल का है, और पीवर्ड टेबल के क्वेश्चन के आने के चांसेस 78 to 90% है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो प्रैक्टिकल होता है आर का, उसमें सेकेंड यूनिट में से पीवर्ड टेबल ही दी जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ये पूरा डेटा ले लिया है, क्लाइंट, रीजन, स्टेट, मंथ, ईयर, क्वार्टर, अमाउंट का पूरा डेटा यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या बोला है, क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। तो देखो दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि क्रिएट अ पिवट टेबल फॉर अ कंपनी एंड अमाउंट ऑफ सेल मेड बाय देम, एडिट अ पिवट टेबल, रिमूव द ग्रिड टोटल एंड द ग्रिड लाइंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पिवट टेबल बनानी है जहां पे कंपनीज और अमाउंट ऑफ सेल्स हमें दिखे। अब देखो हमें यहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब में हमें यहाँ पे दिख रहा है पिवट टेबल, ये हमने सेलेक्ट किया, फ्रॉम द टेबल रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में ऑलरेडी जो है मेरा जितना डेटा है वो सेलेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा डेटा सेलेक्ट होके आ रहा है, जरूरी नहीं कि आपका भी सेलेक्ट होके आए, नहीं आता है तो आपको यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि कहाँ पे हमें हमारी पिवट टेबल चाहिए। मुझे तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज कर लिया। कहाँ चाहिए तो उसकी लोकेशन मैंने ये डाल दी कि मुझे यहाँ पे चाहिए, और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे पिवट टेबल का इंटरफेस खुल के आ गया। अब इसमें ना 4 कॉलम होते हैं, एक कॉलम, एक फिल्टर, एक रॉस और वैल्यू। अब हमें अपना दिमाग लगा के ये देखना होता है कि हमें कौन सा वाला फील्ड कहाँ पे ड्रैग करके डालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपनी और अमाउंट ऑफ सेल्स चाहिए। ठीक है, तो मुझे इससे समझ आया कि मुझे जो ये अमाउंट है वो वैल्यूज वाले कॉलम में डालना है, ये यहाँ पे आ गया। और मुझे चाहिए क्या, कंपनीज चाहिए, तो यहाँ पे जो मेरा ये क्लाइंट वाला कॉलम है, क्लाइंट वाला जो फील्ड है वो मुझे रो में डालना पड़ेगा। देखो अगर अगर मैं इसे कॉलम में डाल दूं तो किस तरीके से दिख रहा है, क्या ये फिजिबल है, नहीं है फिजिबल, कॉलम लेवल यहाँ आ रहा है, सम ऑफ अमाउंट कुछ ढंग से समझ भी नहीं आ रहा। बट अगर मैं इसे रो में डालूं तो क्या ये फिजिबल है, हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है, मैं इसलिए देख भी सकती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमारी ये पिवट टेबल बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज और करनी है, हमें कहा गया है कि हमें ग्रैंड टोटल को रिमूव करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आ रहा है रिमूव ग्रैंड टोटल, इसे क्लिक कर देना, आपका यहाँ से ग्रैंड टोटल हट जाएगा। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, ग्रुप द सेल्स अमाउंट बाय द ईयर, ऑल्सो ग्रुप द डाटा बाय वीक एंड मंथ। अब इसे पढ़ के मुझे समझ आया कि मुझे एक तो सेल्स अमाउंट चाहिए है ना, सेल्स अमाउंट को मुझे ग्रुप करना है, ये जो अमाउंट है इसको ग्रुप में कर डालना है। ठीक है, किस किस बेसिस पे ग्रुप बनाने हैं, ईयर के बेसिस पे बनाने हैं, वीक के बेसिस पे भी बनाना है और मंथ के बेसिस पे भी बनाना है। ठीक है, तो अब हम फिर से इंसर्ट पिवट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे टेबल रेंज हमें देनी है, तो फिर से यही वाली जो टेबल रेंज है ये सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये टेबल रेंज सेलेक्ट करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखना। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ चाहिए हमें आंसर, तो यहाँ चाहिए, इसको सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये हमारा फिर से इंटरफेस खुल के आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा समझ आएगा, हमें ग्रुप करना है सेल्स अमाउंट, तो मुझे पता चल गया कि अगर मुझे सेल्स अमाउंट को ग्रुप करना है तो मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद किस बेसिस पे ग्रुप करना है, मुझे स्टेट के सॉरी ईयर्स के बेसिस पे करना है, तो मुझे ईयर डालना है। अब देखो अगर मैं कॉलम में ईयर डालूंगी तो कुछ इस तरीके से मेरी टेबल दिखेगी, क्या ये आपको सही दिख रही है, नहीं, ग्रैंड टोटल देखो कैसे आ रहा है, कॉलम लेवल कैसे आ रहा है। बट अगर मैं इसे यहाँ डाल दूं तो देखो ये कितनी सही तरीके से टेबल आ रही है, जैसी होनी चाहिए।
है ना? आप इस तरीके से भी कर करके देख सकते हो। तो क्या अब मेरा जो अमाउंट है सेल्स का वो ग्रुप हो गया है ईयर के बेसिस पे? हाँ, हो गया। 2019 में कितनी सेल हुई है मुझे पता चल रहा है, 20 में कितनी हुई है वो पता चल रहा है, 22 में कितनी हुई है वो भी पता चल रहा है। तो मतलब ये मेरी टेबल सही बन गई है, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे एक और टेबल इंसर्ट करनी है, और जो दूसरी टेबल इंसर्ट करनी है उसमें मुझे ग्रुप करना है डेटा वीक और मंथ के थ्रू। तो फिर से मुझे यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, पिवट टेबल, इंसर्ट फ्रॉम द टेबल एंड रेंज। यहाँ पे अपनी जो रेंज है टेबल की वो सेलेक्ट कर देनी है। ओके, डन। और कहाँ पे चाहिए लोकेशन सेलेक्ट कर देनी है, तो लोकेशन ये रही जहां पे मेरे को चाहिए, ओके कर देंगे। तो देखो अब इसको ग्रुप करने के लिए मुझे यहाँ से जो डेट है वो यहाँ पे लेके आ जानी है रो वाले टर्म। मेरे को सिर्फ डेट चाहिए, तो मैं इसे क्लिक करके ये जो क्वार्टर है इसको भी हटा दूंगी और जो ईयर वाला फील्ड है वो भी हटा दूंगी। जब भी आप ड्रैग करोगे ना तो आपको ये सारे जो फील्ड है वो दिखेंगे ही, तो आपको इस तरीके से रिमूव कर देना। अब अगर आप देखो तो सिर्फ डेट के बेसिस पे चीजें दिख रही हैं, अब ये ग्रुप तो हुई नहीं मैम। हाँ, तो देखो क्या करना है, किसी भी पे आपको राइट क्लिक करना है, किसी भी डेट पे, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन दिख जाएगा, ग्रुप को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इन ग्रुप में से एक कोई भी बेस सेलेक्ट करना है जो कि डे होगा। आपको ये डे वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इस डे वाले ऑप्शन में से सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, वीक के बेसिस पे करना है। तो कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पे 7 टाइप कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। अब देखो ये वीक के बेसिस पे हमारा जो है वो ग्रुप हो गया। आप देख रहे हो, 15 टू 21, 22 टू 28, ठीक है, ये सारे बेसिस पे हमारा एक ग्रुप हो गया। इस तरीके से आप इसे ग्रुप करोगे वीक के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुप द सेल्स अमाउंट बाय द रीजन, ऑल्सो ग्रुप द डेटा ऑन अ बेसिस ऑफ डेट। देखो एक तो डेट के बेसिस पे हमें ग्रुप करना है, दूसरा हमें रीजन के बेसिस पे करना है। तो फिर से हमें अपनी पिवट टेबल इंसर्ट करनी है। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है अपनी पिवट टेबल। हम इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे, अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, पूरा डेटा ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ आना है, कहाँ पे हमें इंसर्ट करनी है, इस वाले एरिया में इंसर्ट करना है, टेबल अपना ओके कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें किसके बेसिस पे करना है, हमें करना है रीजन के बेसिस पे। तो देखो हम यहाँ से रीजन सेलेक्ट करेंगे, रो वाले कॉलम में डाल देंगे। हम यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू वाले कॉलम में डाल देंगे। ये हो गया हमारा, ठीक। सो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इंसर्ट अ पाई चार्ट यूजिंग अ डाटा ऑफ कंपनी एंड द सेल्स। जो कंपनी का डेटा है और जो सेल्स का डेटा है उसको यूज करके हमें पाई चार्ट बनाना है। देखो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पिवट टेबल बनानी पड़ेगी और फिर उस बेसिस पे हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो हम इस डेटा को पिवट टेबल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिस बेसिस पे हमें बनाना है। हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। अब हम ना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतना हौच पौच हो चुका है, तो मैं न्यू वर्कशीट पे जा रही हूँ कि नए वर्कशीट पे हमारी जो पिवट टेबल है वो हमें शो कर दो। अब किस किस बेसिस पे करना है हमें, देखो सेल्स के बेसिस पे करना है एक तो, है ना, सेल्स को करना है। और क्या क्या चाहिए हमें, उसके अलावा कंपनी चाहिए। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो अमाउंट उठा के वैल्यूज में डाल देंगे। कंपनी चाहिए तो हम यहाँ पे क्लाइंट उठा के यहाँ डाल देंगे। ये आ गई हमारी पिवट टेबल। लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं करना, हमें क्या करना था कि हमें चार्ट बनाना था। तो देखो जैसी तुम्हारी पिवट टेबल बन के आएगी, यहाँ पे एक टैब खुलेगी पिवट टेबल एनालिसिस, ठीक है। इसमें पिवट चार्ट जो है वहां पे आपको जाना है, इसको ओपन करना है। अब हमें पाई चार्ट बनाना है, हमने पाई चार्ट पे क्लिक किया, यहाँ ऑलरेडी हमें पूरा पाई चार्ट सेलेक्ट करा हुआ मिलेगा, ठीक है। वो पूरा हमें सजेशन में दे देगा, हमें यहाँ पे बस ओके कर देना है और हमारा ये सेलेक्ट हो गया। हमें इसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं। क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो देखो यहाँ पे ये जो सम ऑफ अमाउंट है, ये इसका टाइटल सा दे रखा है, हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो टाइटल ऐड करना पड़ेगा। क्या टाइटल ऐड करना है हमें, इसे यहाँ पे जाते हैं और ऐड एलिमेंट चार्ट टाइटल। अब द चार्ट हम टाइटल ऐड कर लेते हैं सेल्स बाय कंपनीज, ठीक है, सेल्स बाय कंपनीज, ये लिख के आ गया है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे डेटा लेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब देखो ऐसे लिखा हुआ है तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा कितने परसेंट, बट जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा लेबल्स ऐड करूंगी आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आप कोई सा भी डेटा लेबल सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो लीजेंड्स है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो।
टॉप पे कहाँ शो करना है, साइड में, लेफ्ट पे, राइट पे। तो मैं यहाँ नीचे पे शो कर रही हूँ, नहीं राइट पे शो कर रही हूँ। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको और अच्छा बनाना है तो आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको डिजाइन पसंद आ रहा हो, कोई भी डिजाइन आप यहाँ पे ले सकते हो। बट डिजाइन ऐसा ही लेना कि चीजें समझ आ जाए, ऐसा कोई डिजाइन मत लेना कि समझ ही ना आए और बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं और कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में। तो शीट पे सो देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि हमें स्लाइसर ऐड करना है जो हमने चार्ट अभी बनाया है। ठीक है। तो पहले तो चार्ट पे जाएंगे, फिर इस चार्ट को क्लिक करेंगे। देखो, अगर चार्ट पे क्लिक नहीं है तो वो टैब नहीं डिस्प्ले होंगी, चार्ट पे क्लिक करना, आपको ये टैब डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे पिवट चार्ट एनालिसिस में जाना है और आपके फिल्टर ग्रुप में आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको जिस भी चीज का स्लाइसर इंसर्ट करना है आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे इंसर्ट जो है वो रीजन के बेसिस पे ले लूं। क्वेश्चन में अगर डिफाइन है तो क्वेश्चन के हिसाब से चल लो, नहीं डिफाइन है तो अपने हिसाब से चल लो। ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये स्लाइसर आ गया, इस तरीके से आता है। अब इसका यूज क्या है, मान लो मेरे को इस पूरे में से, इस चार्ट में मैं चाहती हूँ कि सिर्फ नॉर्थ वाला जो रीजन है या जो साउथ वाला रीजन है, सिर्फ उसका मेरे को सेल्स दिखाई। तो मैं यहाँ पे साउथ सेलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ साउथ की सेल्स दिखाई देंगी। अगर मैं यहाँ पे साउथ को हटा देती हूँ और ईस्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ तो सिर्फ ईस्ट की सेल दिखाई देंगी। मतलब इस स्लाइसर के हिसाब से जो डेटा है वो मुझे चार्ट में वैसा ही दिखाई देगा जैसा मैं चाहती हूँ। ये होता है स्लाइसर का काम। और इसी के साथ हमारा जो ये पिवट टेबल का क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशन इक्वेशन और स्कैटर प्लॉट बनाना है। ठीक है। देखो, यहाँ पे हमें दो डेटा दिए हैं, एक तो एज का डेटा है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालना है, मतलब मीन, मीडियन, मोड वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन आपको ये भी बोलता है ना कि कैलकुलेट द मीन, मीडियन, मोड, तो आप एक तो फॉर्मूले के हेल्प से भी निकाल सकते हो, या फिर ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाली हूँ वो आप लगा सकते हो। अब देखो, आपको क्या करना है, डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब के अंदर एनालिसिस ग्रुप में डेटा एनालिसिस का ऑप्शन आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक दिक्कत हो रही होगी कि उनका ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ फाइल्स पे जाना है, नीचे ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है। ये आपका खुल के आ जाएगा इस तरीके से डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे ऐड इन पे जाना है और यहाँ से एनालिसिस टूल पैक को सिलेक्ट करना है। मेरा एनालिसिस टूल पैक सिलेक्ट हो रखा है, इसीलिए मुझे वहां पे वो ऑप्शन दिख रहा है। क्लिक करके गो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा एनालिसिस टूल पैक। आपको सिलेक्ट करना है, क्या क्या सिलेक्ट करना है, सॉल्वर, एडिट, कुछ भी आप कर सकते हो। मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे आपका डेटा एनालिसिस का ऑप्शन आ जाएगा। आई होप वी ऑल आर ऑन द सेम पेज नाउ। तो अब हम एनालिसिस पे चलते हैं। तो देखो, एनालिसिस से पहले आपका क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो आपको क्या करना है, उसे हॉरिजेंटल ना करके वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। मतलब मुझे यहाँ पे ये जो डेटा है इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा, वरना जो मेरा स्टैटिस्टिक्स आएगा या रिग्रेशन इक्वेशन आएगी वो गलत आएगी। ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे 15 लिखा। अब देखो ये डेटा क्या है, 15, 16, एक सीरीज है पूरी की पूरी। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगी और ये पूरी मेरी सीरीज फिल हो जाएगी। बट यहाँ पे तो 15 लिखा हुआ आ रहा है मैम। हाँ, तो देखो अब तुम्हें क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिल सीरीज पे क्लिक कर देना। आ गया ना जो चाहिए था मुझे। ठीक है। कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, 28 तक की चाहिए। तो 28 के बाद की वैल्यू को मैं डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पे इनको डिलीट कर देंगे। ठीक है। अब बाकी का जो डेटा है वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तो देखो कोई सीरीज नहीं है, ये तो मुझे खुद से ही टाइप करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, डेटा टाइप हो गया है। अब इस डेटा को और अच्छे से दिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे जाके बॉर्डर कर दूंगी, ऑल बॉर्डर। नहीं, ऑल बॉर्डर ठीक नहीं लग रहा है, इसको एक काम करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं बस। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मुझे करना पड़ेगा नो बॉर्डर और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा आउटसाइड। ओके। आपका जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो आप जब भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे अपने एग्जाम में, अपना क्वेश्चन
ढंग से प्रेजेंट करके आना, प्रॉपर आंसर आपका होना चाहिए, ताकि प्रेजेंटेशन देख के भी ना एग्जामिनर खुश हो जाए कि वाह क्या बढ़िया प्रेजेंट करा बच्चे ने। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आंसर ए पे। हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डेटा टैब में जाओ, ये जो ऑप्शन अब सबका इनेबल हो गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपका इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको इनपुट रेंज सेलेक्ट करनी है, तो इनपुट रेंज में मुझे क्या देना है, ये वैल्यूज देनी है। ध्यान रखना कि आप जो है सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनपुट रेंज में डालें। अगर मैं यहाँ पे एज और स्टूडेंट वाला कॉलम भी डाल देती ना तो एरर शो करता। ठीक है, आउटपुट रेंज के अंदर मुझे वो एरिया देना है जहां पे मुझे आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट चाहिए, आउटपुट रेंज के अंदर मैंने एरिया दे दिया है। फिर ये समरी स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा स्टैटिस्टिक्स आ गया है, पूरी समरी आ गई है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। मीन आ गया, स्टैंडर्ड एरर कितना है, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, कट ऑफ, सब कुछ आ गया। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, पूरा चारों तरफ से बॉर्डर कर देते हैं ताकि बढ़िया लगे, और कॉलम्स को भी ढंग से हाईलाइट कर देते हैं ताकि देखने में बढ़िया लगे, सुंदर लगे। पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन, हमें निकालनी है रिग्रेशन इक्वेशन। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो देखो वैसे तो जब आप कॉपी पेन के निकालते हो तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बट द गुड न्यूज इज दैट कि तुम्हें यहाँ पे कॉपी पेन की तरह ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं स्टेप बता रही हूँ वो फॉलो करना है। क्या क्या स्टेप है मैम, डेटा टैब में जाना है, फिर से इस डेटा एनालिसिस को ओपन करना है। यहाँ पे देखो रिग्रेशन का ऑप्शन होगा, इसे नीचे करो तो यहाँ पे रिग्रेशन का आ गया ऑप्शन, इसको क्लिक करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमें वाई रेंज को लिखना है और फिर एक्स रेंज को डालना है। तो हमारी वाई रेंज क्या है, वाई रेंज हो गई हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एक्स रेंज हमारी हो गई एज, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, फिर उसके बाद मुझे आउटपुट कहाँ चाहिए, तो मुझे आउटपुट इसी शीट में चाहिए, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ कि मुझे यहीं पे आउटपुट चाहिए। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये आ गया हमारा रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स। रिग्रेशन का पूरा जो स्टार्ट है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इनकी वैल्यू को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। वैल्यू इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपका जो भी एग्जामिनर होगा या आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको वैल्यू इंटरप्रेट करने के लिए भी दे सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू इंटरप्रिटेशन भी लिखो, तो फिर आपको वैल्यू इंटरप्रिटेशन लिखनी पड़ेगी कि किस चीज का क्या मतलब है। अब देखो कुछ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि देखो आर स्क्वायर ये बताता है कि कितना वेरिएशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल में हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हुआ। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि हमने लिखा था अपनी वाई रेंज में, क्या लिखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और एज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कितना ज्यादा वेरिएशन जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट में हुआ है बिकॉज ऑफ एज, तो वो चीज हमारा आर स्क्वायर बताता है, ये वाली वैल्यू। तो कितना है, दैट इज 2.7%। अगर हम इसे बिल्कुल राउंड ऑफ कर दे तो 2.7% ये हमारा शो करेगा। अब देखो एडजस्टेड आर स्क्वायर हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा मॉडल गुड फिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्टूडेंट को ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। अब देखो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है ना, हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। अब हमारा जो समरी है रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का या रिग्रेशन आउटपुट का, वो समरी तो आ गया, लेकिन इस समरी में से हमें रिग्रेशन इक्वेशन देख के लिखनी पड़ेगी। अब इक्वेशन क्या होती है, रिग्रेशन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, a यहाँ पे क्या होता है, a हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है और b हमारा क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। a इज इक्वल टू इंटरसेप्ट और b हमारा क्या हो जाता है, b इज इक्वल टू स्लोप। अब यहाँ क्वेश्चन में जो हमारे सॉरी ये स्टैटिक समरी आई है, ये जो समरी आउटपुट आया है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कहाँ है, तो देखो ये जो वैल्यू है ये हमारी इंटरसेप्ट की है, लिखा हुआ है इंटरसेप्ट है ना, दिख रही है आपको ये वाली वैल्यू, हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये दो वैल्यू ही हमारे लिए जरूरी है। ये तो हमारी हो गई इंटरसेप्ट की वैल्यू जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो है हमारी स्लोप की वैल्यू। ठीक है, अब इन्हीं दो वैल्यू की हेल्प से, हाँ अब इन्हीं दो वैल्यू की हेल्प से हम इक्वेशन निकालेंगे। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम अपना इंटरसेप्ट की वैल्यू डालेंगे 774, ठीक है,
प्लस करेंगे, देन उसके बाद हमारी स्लोप की वैल्यू क्या है 2.21319x। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। अगर रिग्रेशन इक्वेशन आपको पूछता है तो आपको सिर्फ इतना काम करके नहीं आना कि आपने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया, आंसर पूरा निकल के आ गया, नहीं। आपको पूरी की पूरी इस तरीके से अपनी इक्वेशन बना के दिखा के आनी है कि यस वी नो कि कहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू है और कहाँ पे स्लोप की वैल्यू है। लिखकर भी आना है कि ए हमारा इंटरसेप्ट है, बी हमारा स्लोप है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है जो मैंने हाईलाइट करी है। एंड देन उसके बाद आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करके आना है। अब हमारा बचता है लास्ट पार्ट जहां पे हमें स्कैटर प्लॉट बनाना है। अब देखो स्कैटर प्लॉट के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से आपको ये दोनों रो सेलेक्ट करनी है अपनी, ठीक है, दोनों कॉलम अपने सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे है स्कैटर चार्ट, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपका चार्ट बन के आ गया। अब इसमें हमें कुछ चीजें ऐड करनी है, जैसे कि सबसे पहले तो हमें ऐड करना है चार्ट का टाइटल। तो ऐड चार्ट आइटम में जाएंगे, यहाँ पे चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे अबव द चार्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना टाइटल। टाइटल लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से ही आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या करना है, और एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। क्या क्या एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जाना है और लीनियर ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर देना है। ये आपको ट्रेंड लाइन जरूर ऐड करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको इक्वेशन भी यहाँ पे शो करनी है। अब इक्वेशन शो करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे राइट क्लिक करेंगे, देन इसके बाद फॉर्मेट ट्रेंड लाइन पे जाएंगे। यहाँ पे आपका इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें आपको लास्ट में आना है और यहाँ डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डिस्प्ले इक्वेशन ऑफ चार्ट पे आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके अलावा अगर आपको इस ट्रेंड लाइन को फॉर्मेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसमें जो कलर वगैरह है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जिस भी कलर से दिखाना चाहो, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं, जैसे अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ओके। और भी यहाँ पे जो चेंजेस है वो आप कर सकते हो, जैसे ये डैश डैश से आ रहा है, अगर मैं चाहती हूँ कि लीनियर लाइन आए तो मैं यहाँ लीनियर इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब इसके अलावा ना, जैसे अगर हमें डेटा लेबल्स ऐड करनी है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, या फिर अगर आप चाहो तो एक्सेस के टाइटल जो है वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये एज को डिस्प्ले कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एज मेंशन कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा फिर से यहाँ पे क्लिक करके एक्सेस टाइटल, और वर्टिकल पे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चार्ट को और फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये ब्लैक चीज अच्छी लग रही है तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके ढंग से कर सकते हो। बट गाइस ध्यान रखना, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये चीजें सब आपको करके आनी है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी आपको ऐड करके आनी है एग्जाम में। इसके अलावा आपको ये जो इक्वेशन है ये भी डिस्प्ले करके आनी है अपनी, और ये जो टाइटल है टाइटल ऐड करना है, और जो एक्सेस के नेम है वो भी आपको ऐड करने हैं, एक्सेस टाइटल वगैरह सब आपको ऐड करके आना है, तभी आपका जो ये चार्ट है वो प्रॉपर मार्क्स आपको देगा। वरना फिर मैम बोलेंगी कि आपने चीजें नहीं करी हैं और फॉर्मेटिंग के चक्कर में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें मैंने पूरी टेबल बनाई है, आईडी, फुल नेम, एज, मैथ्स के स्कोर है, स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक्स के, और फिर टोटल स्कोर है। अब यहाँ पे हमारे 14 क्वेश्चन हैं और ये 14 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 9th लार्जेस्ट टोटल स्कोर इन अ डेटा सेट। मतलब ये जो टोटल स्कोर का कॉलम है ना, इसमें से मुझे जो 9th लार्जेस्ट टोटल स्कोर है वो बताना है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि मुझे मैक्सिमम बताना है स्कोर, मतलब लार्जेस्ट स्कोर बताना है, तो बड़ा आसान होता, मैं मैक्स फंक्शन लगा देती। बट यहाँ पे हमसे ये नहीं कहा, हमसे बोला है कि मुझे लार्जेस्ट नंबर का भी जो 9th वाला है वो बताना है। तो फटाफट इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। एक बारी कॉपी कर लेते हैं इसको ढंग से, कंट्रोल सी, यहाँ पे किया मैंने कंट्रोल वी, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो एक्सेल में ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लार्ज नाम से, तो उस फॉर्मूले को लगाएंगे लार्ज, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें पूरा डेटा सेट अपना देना है, जो भी कॉलम पे हमें लगाना है, तो यहाँ इसको पूरा हम ले लेंगे, ठीक है। इसमें से हमें फाइंड करना है तो इसको ले लेंगे हम। देन उसके बाद हमें जो भी चाहिए, मतलब हमें 9th चाहिए ना, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और एंटर।
तो यहाँ हमारे पास ये आ गया जो 9th लार्जेस्ट है। ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले को यहाँ कॉपी करके भी डिस्प्ले कर देती हूँ ताकि आपको अगर देखना हो तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते। इतना हो गया, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द सम ऑफ 5 लार्जेस्ट टोटल स्कोर। अब हमसे क्या बोला है कि ये जो टोटल स्कोर है इसमें से जो स्टार्टिंग के 5 सबसे ज्यादा स्कोर हैं, लार्जेस्ट स्कोर हैं, उन सब का हमें सम करके देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो देखो कैसे करना है। यहाँ पे ना हमें दो फॉर्मूले जो है, एक तो सम और एक लार्ज, दोनों को कंबाइंड करके लगाना है। अब कैसे? लार्ज की हेल्प से अगर मैं यहाँ पे लार्ज वाला फॉर्मूला लगाऊं, अपना पूरा डेटा यहाँ पे दे दूं टोटल यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट शुरू करना है और यहाँ लिखना है 1 2 3 4 और 5। क्यों? क्योंकि मुझे लार्जेस्ट 5 चाहिए, 5 चाहिए ना, इसलिए लार्जेस्ट 5 स्कोर के लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास ये 5 स्कोर आ गए, बट मुझे ये 5 स्कोर नहीं चाहिए, मुझे तो इनको सम चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगी, आपको समझ आया ना इतना कि किस तरीके से हमने लार्ज लगा के 5 वैल्यू निकाली। तो अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन ऐड करूंगी, सम। अब सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन हमारा सारी वैल्यूज को सम करता है। तो क्या होगा कि पहले तो ये 5 स्कोर निकल के आएंगे और फिर क्योंकि हमने सम फंक्शन लगा दिया है तो इन पांचों स्कोर का हमारे पास सम आ जाएगा। अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आई है जो कि इन 5 स्कोर का सम। ठीक है, इसको भी कॉपी करके यहाँ डिस्प्ले कर देती हूँ। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया है कि डिटरमाइन द एवरेज ऑफ 7 लार्जेस्ट टोटल स्कोर। ये जो टोटल स्कोर है इसकी जो स्टार्टिंग की 7 लार्जेस्ट स्कोर हैं उनका हमें एवरेज चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे भी हम जो दो फॉर्मूले हैं उनको कंबाइन करके लगाएंगे। सबसे पहले तो हम लार्ज लगाएंगे, लार्ज की हेल्प से हमारे पास जो 7 लार्जेस्ट टोटल स्कोर है वो आ जाएंगे। उसके बाद हम एवरेज लगाएंगे जिससे एवरेज हमारे पास आएगा। तो देखो हम किस तरीके से इसे लगाएंगे। सबसे पहले तो मैंने लगाया लार्ज, इसमें मैंने अपना पूरा एरर सेलेक्ट कर लिया, जो टोटल स्कोर था वो सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने पहले किया था कर्ली ब्रैकेट में मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 ये ले लिया। ठीक है, अब देखो ऐसा अगर मैं एंटर कर दूं तो मेरे पास स्टार्टिंग के जो 7 लार्जेस्ट टर्म्स है ना वो आ जाएंगे। बट अब मुझे इसमें एक और फंक्शन लगाना है, क्या? एवरेज। आई होप आप सभी को पता है कि जो एवरेज है वो एवरेज करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अब मैं अगर इसे एंटर करूं तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आई है एवरेज। इसको भी कॉपी करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप ये शीट परचेस करेंगे या मेरे से लेंगे ये शीट, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा के क्या वैल्यू आई है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में क्या कहा गया है कि हमें जो फुल नेम वाला कॉलम है, ठीक है, जो फुल नेम वाला कॉलम है इसको पहले यहां से कॉपी कर लेते हैं ठीक से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वहां पे हमें स्प्लिट करना है फुल नेम का कॉलम दो कॉलम में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देखो हमारा ये फुल नेम कॉलम है ना, तो यहाँ पे नेम्स क्या है, जैसे मीरा मेहता, सोनिया कुमारी, अजय सिंह। अब हम क्या चाहते हैं कि एक कॉलम तो ऐसा बन जाए फर्स्ट नेम का जहां पे लिखा हो मीरा, सोनिया, अजय, और दूसरा कॉलम हो लास्ट नेम का जहां लिखा हो मेहता, कुमारी, सिंह। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो फिर से हम जो दो फॉर्मूले हैं उनको कंबाइंड करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम कंबाइंड करेंगे वो होगा सर्च और दूसरा लेफ्ट। सर्च किस लिए यूज होता है, तो देखो सर्च की हेल्प से ना हम किसी भी टेक्स्ट का कि कौन सा टेक्स्ट कौन सी पोजीशन पे है ये फाइंड करते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि सर्च फंक्शन काम क्या करता है। मैंने यहाँ लिखा सर्च, ठीक है, क्या टेक्स्ट मुझे फाइंड करना है, तो मुझे जो टेक्स्ट फाइंड करना है मैं लिख देती हूँ कि मुझे स्पेस फाइंड करना है। और कहाँ फाइंड करना है, तो ये जो पहला नेम है इसमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ मैंने दबा दिया एंटर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे स्पेस था ना, मेरे को यहाँ स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दबा दिया एंटर, तो मेरे पास फोर्थ पोजीशन आई। अब यहाँ पे आप देखो जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे ई लिखा है, दूसरी पोजीशन पे आर लिखा है, तीसरी पे ए लिखा है, और जो स्पेस वाली पोजीशन है वो 4 है। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए 4 आ गया। ठीक है, सर्च फंक्शन ये करता है। दूसरा देखते हैं लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि हमें वो ना वैल्यू निकाल के देता है लेफ्ट साइड से, वो हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड से टेक्स्ट के।
जैसे कि मैं यहाँ लिखूं LEFT लेफ्ट, ठीक है, मैंने यहाँ लगाया, कौन सा टेक्स्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया ईरा से। देन इसके बाद मैंने कॉमा लगा के यहाँ पे लिख लिया कि मेरे को कौन से चाहिए, लेफ्ट से थर्ड वाले के बाद मुझे करेक्टर चाहिए, थर्ड वाले तक करेक्टर चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ई आना चाहिए, आर आना चाहिए और ए आना चाहिए, लेफ्ट से 3 करेक्टर मुझे प्रोवाइड होने चाहिए। एंटर करा, आ गया। अब 2 फंक्शन ये आपको समझ आ गए ना। अब देखो हम इन्हें कॉम्बिनेशन में कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखना शुरू करती हूँ, LEFT लेफ्ट, ठीक है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम लिखूंगी, मैं जो सेल है उसको लिखूंगी, सेल इज E5। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्च। अपना मैंने सर्च फंक्शन शुरू कर दिया। सर्च फंक्शन पे मैंने क्या सर्च कर रही हूँ, मैं स्पेस सर्च कर रही हूँ। कहाँ पे, E5 में सर्च कर रही हूँ, ठीक है। और उसमें से भी वो जो भी पोजीशन आएगी उसमें से मैंने 1 माइनस किया है और वो मैंने लेफ्ट को दिया है। तो अब देखो ये काम कैसे करेगा, पहले इसको समझो। इतने को जब ये सर्च करेगा तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, पहले 4th पोजीशन प्रोवाइड करेगा, है ना, अभी मैंने आपको समझाया था। अब उसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया, मतलब मेरे पास जो नंबर आएगा वो थर्ड आएगा। अब फिर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा फिर कि ये जो लेफ्ट है, फॉर्मूला ये होगा, एक बार लिख के बता देती हूँ। फॉर्मूला जो उसके बाद बनेगा वो ये होगा, लेफ्ट E5 कॉमा 3, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी पोजीशन निकाल के देगा वो ये फर्स्ट नेम की निकाल के देगा। समझ आया आपको, मैंने दोनों फॉर्मूले को कंबाइंड कर दिया। कैसे कंबाइंड किया है कि मैंने क्या किया, पहले सर्च फंक्शन की हेल्प से जो थर्ड पोजीशन है वो निकाली है, मतलब दो जो नेम होगा, जो नेम फर्स्ट नेम होगा और जो लास्ट नेम होगा, उनके बीच में स्पेस का स्पेस ही होगा जो डिफरेंशिएट कर रहा होगा। तो मैंने उस स्पेस की पोजीशन निकाली, फिर उसमें से एक कम करा। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस नहीं करती तो मेरे पास स्पेस भी आता फर्स्ट नेम में। अब मैंने 1 माइनस कर दिया और फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट लगा दिया, मतलब लेफ्ट से जो 3 करेक्टर हैं वो मेरे को चाहिए, तो वो मैंने निकाले और मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करूंगी, इसको यहां से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसको मैं यहाँ ड्रैग डाउन कर देती हूँ। तो देखो मेरे पास सारे नेम यहाँ पे लिख कर आ गए हैं, पूरे के पूरे यहाँ तक नेम आ गए हैं। आप पूरे नीचे तक कर दो, ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट नेम का कॉलम, इसको लिख देते हैं हम फर्स्ट नेम। अब हमें चाहिए लास्ट नेम, तो लास्ट नेम देखो कैसे निकालेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट फंक्शन का यूज कर रहे थे क्योंकि हमें लेफ्ट से करेक्टर्स चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि हमें राइट से करेक्टर चाहिए होंगे। तो देखो इसको कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे राइट, ठीक है, जैसे लेफ्ट फंक्शन है वैसे ही राइट फंक्शन है। उसके बाद हम अपने कॉलम का नाम डालेंगे, दैट इज E5, ठीक है। देन फिर हमने क्या किया, हम यहाँ लिखेंगे LEN और उसके बाद फिर कॉलम का नाम डालेंगे। अब मैम ये LEN फंक्शन आपने क्यों यूज किया, हम तो सर्च यूज कर रहे थे, सर्च भी यूज करेंगे, पहले मैं फंक्शन पूरा लिख लेती हूँ, उसके बाद पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद मैं आपको फिर बताती हूँ। फिर इसमें से हम सर्च करके E5 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया है और देखो यहाँ पे सिंग भी आ गया। अब इसको समझते हैं, इस फॉर्मूले को। हमने राइट फंक्शन का यूज किया, राइट फंक्शन क्या करता है कि टेक्स्ट उठा के देता है राइट साइड से, मतलब ये इस साइड से पीछे से हमें टेक्स्ट उठा के देगा। अब हमने क्या किया, टोटल लेंथ निकाली, LEN फंक्शन को लगा के टोटल लेंथ निकाली। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं LEN E5, तो ये टोटल लेंथ मुझे प्रोवाइड करेगा कि टोटल जो लेंथ है वो 9 है। अब उस टोटल लेंथ में से मैंने सर्च वाली जो लेंथ है वो माइनस कर दी, मतलब फोर्थ जो ये वाला सर्च फंक्शन है ये मेरे को 4 प्रोवाइड करेगा, है ना, तो ये मैंने माइनस कर दिया। तो आंसर क्या होगा 5। इसका मतलब क्या है कि राइट से 5 करेक्टर तक का मेरे को आंसर चाहिए, मतलब यहाँ राइट से 5 करेक्टर, H हो गया पहला, G हो गया दूसरा, N हो गया तीसरा, I हो गया दूसरा और S हो गया पहला, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 5 मेरे को करेक्टर चाहिए, SING 5 करेक्टर हो गए। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब देखो इसे यहाँ पे इरेज कर देते हैं, इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे और आपके पास सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ओके, मेरे को पता है इसमें आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, बट ये बहुत ही जरूरी है। इसको करने के और जो मेथड है वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग है,
तो मेरे को यही सबसे फिजिबल लगा, तो मैं आपको यही करा दी। यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन सा फंक्शन, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करा है। यहाँ पे भी फॉर्मूला मेंशन करके लिख देती हूँ, कंट्रोल सी एंटर, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाए। इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट हैव टोटल स्कोर ग्रेटर देन 260। 260 से कितने स्टूडेंट हैं जिनका टोटल स्कोर 260 से ज्यादा है। तो देखो इसके लिए हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। किस तरीके से लगाएंगे, लिखेंगे काउंट इफ, उसके बाद हम टोटल स्कोर का पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, पूरी रेंज देंगे, यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां से हमें वैल्यू चाहिए, उसके बाद कॉमा लगा के हम लिखेंगे ग्रेटर देन 260, ग्रेटर देन 260। अब ये क्या है, ये कंडीशन है, ये क्राइटेरिया है हमारा। हमने क्या क्राइटेरिया दिया है कि हमें वो वैल्यूज काउंट करके बताओ बस जो कि बड़ी है, सॉरी हाँ, जो कि बड़ी है 260 से, ठीक है। वो वैल्यू सारी हमारी काउंट करके बताओ। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया है। इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी एंटर कर देती हूँ। तो देखो ऐसे 9 स्टूडेंट है, हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद स्कोर 1 ग्रेटर देन 85। स्कोर 1 मतलब यहाँ पे मैथ्स के स्कोर की बात हो रही है, ठीक है। हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ विद द स्कोर ऑफ मैथ्स ग्रेटर देन 85। ऐसे स्टूडेंट जिनके मैथ्स में 85 से ज्यादा है। तो इसमें भी हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे काउंट इफ, ठीक है। हम जो मैथ्स स्कोर वाली रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरी मैथ्स वाली रेंज को। उसके बाद हम अपना क्राइटेरिया देना शुरू करेंगे। क्राइटेरिया क्या है हमारा, ग्रेटर देन 85 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये मैं कॉपी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इधर साइड में पेस्ट कर सकूं, और कोई रीजन नहीं है इसका। एंटर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। अब अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि मैम आपको ये कैसे पता चला कि स्कोर 1 मतलब मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो गाइस ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो स्कोर ऑफ मैथ्स। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, और परेशान हैरान होने की तो कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूव द डुप्लीकेट एंट्री बेस्ड ऑन द नेम कॉलम। जो नेम कॉलम है उसमें जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो हमें इरेज करनी है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपना पूरा डेटा सेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये कितनी एंट्रीज है, 20 एंट्रीज है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद डेटा टैब के डेटा टूल कॉलम और डेटा टूल ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा रिमूव डुप्लीकेट, इसे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ना ये सारी चीजें सेलेक्ट हो रही होंगी कि किस बेसिस पे हमें डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। तो हमें किस बेसिस पे करने हैं, सिर्फ फुल नेम बेसिस पे करने हैं। तो बाकी सबको हटा दो, ठीक है, बाकी सबको हटा दो यहाँ से, वरना ये उन बेसिस पे भी कर देगा। और सिर्फ फुल नेम बेसिस पे ही हमें डुप्लीकेट हटाने। ओके कर देंगे। यहाँ पे 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड हुई है, 18 यूनिक वैल्यू है, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो डेटा है वहां देखो अभी भी 20 शो कर रहा है। तो आपको लग रहा होगा डुप्लीकेट्स तो हटे ही नहीं है। देखो डुप्लीकेट्स हटे कैसे, यहां तक देखो 7 8 9, उसके बाद 10 है लेकिन फिर 12 है, मतलब 11 वाली एंट्री गायब कर दी है। इसके अलावा फिर क्या करा है कि यहाँ पे 16 के बाद 18 आ गया, मतलब 17 वाली एंट्री गायब कर दी है। अब देखो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर रही हूँ क्योंकि हमें अपना ओरिजिनल डेटा एज इट इज रखना है। तो आपको इससे पहले कॉपी करना है, देन उसके बाद नीचे इस डेटा को पेस्ट करना है, इसको फिर सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट करना है, ठीक है। इसको फिर सेलेक्ट करके अपना रिमूव डुप्लीकेट करना है, ओके। यहाँ पे फुल नेम के बेसिस पे है, बाकी सबको हटा देते हैं। फिर से मैं इसीलिए करके दिखा रही हूँ कि आप अपने ओरिजिनल डेटा में ही चेंज ना करके आ जाओ, फिर बाकी के जो सारे क्वेश्चन होंगे ना आगे के पार्ट वो हमारे गलत हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ चेंज कर दिया। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा 7। यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं 7, उठा के क्वेश्चन जो था वो यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल C, यहाँ हो गया हमारा कंट्रोल D, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द कोवेरिएंस बिटवीन द मैथ्स स्कोर एंड स्टैटिस्टिक्स स्कोर। तो देखो हमें कोवेरिएंस निकालना है मैथ्स स्कोर के बीच का और स्टैटिस्टिक्स स्कोर के बीच का। तो यहाँ पे इसको
पहले तो कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं कि हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब का ये जो डेटा एनालिसिस फंक्शन है ना, यहाँ पे इसको खोलना है। अब इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कोवेरिएंस, ठीक है। हमें इसको सेलेक्ट करना है, इसको कर लेंगे सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करते ही ये हमारा डायलॉग्स बुक खुल गया। हमें यहाँ पे इनपुट रेंज देनी है, मतलब वो रेंज देनी है जिस जिसका हमें निकालना है। तो हमें मैथ्स और स्टार्ट का निकालना है ना, मैथ्स और स्टार्ट कॉलम पूरा सेलेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद हमें देना है कि आउटपुट कहाँ चाहिए, तो आउटपुट हमें चाहिए यहाँ, इसको सेलेक्ट कर देंगे। आउटपुट चाहिए यहाँ पे, रेंज सेलेक्ट कर दी। और लेबल्स नहीं है फर्स्ट रो में, ठीक है। देखो मैंने अभी जो सिलेक्शन किया था उसमें मैंने यहाँ नीचे से किया था, लेबल्स नहीं सेलेक्ट किए थे। अगर आप लेबल सेलेक्ट कर लेते हो, मतलब ये मैथ्स और स्टार्ट जो लिखा है ये भी सिलेक्ट कर लेते हो, तो इसको टिक कर देना, ठीक है। फिर ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9th देखते हैं। तो 9th हमारा है कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द एज एंड टोटल स्कोर। एज एंड टोटल स्कोर के बीच में हमें कोरिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। 8 के बाद कंट्रोल Z करो, पहले यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, डेटा एनालिसिस पे जाना है। यहाँ पे कोरिलेशन का फंक्शन है, ओके कर देना है। अब देखो यहाँ इनपुट रेंज लिखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब मैं डेटा सेट सेलेक्ट करूंगी वो साथ में सेलेक्ट करूंगी, बट एज तो यहाँ लिखा है, टोटल स्कोर यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले मुझे इनको एक साथ लिखना है, वरना फिर मेरे सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ एज सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल C करा, यहाँ पे पेस्ट कर दी, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एज, ठीक है। और फिर मेरे को और किसका चाहिए, टोटल स्कोर का चाहिए। तो ये टोटल स्कोर सेलेक्ट किया, कंट्रोल C, और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं अपना काम बड़े आराम से कर सकती हूँ। तो अब मैं डेटा टैब में जाके डेटा एनालिसिस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे कोरिलेशन सेलेक्ट किया, इनपुट रेंज में मैंने ये पूरा रेंज दे दी है, ठीक है। अब देखो मैंने इस बार लेबल सेलेक्ट करी है, तो मैं यहाँ पे लेबल इन फर्स्ट रो को टिक कर दूंगी। आउटपुट रेंज मेरी यहीं पे चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए, मेरे को अपना आंसर यहाँ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके कर दिया। मेरे पास यहाँ पे मेरा कोरिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। ये आपको करना है। और थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करके आना, अच्छे से डिस्प्ले करके आना अपना आंसर। इतनी मेहनत से आंसर निकाल रहे हो तो उनको अच्छे से दिखाओ टीचर को कि हाँ हमने बहुत अच्छे से निकाला है। अब आ जाते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे, ओ सॉरी 10th पे। 9th तो कर लिया हमने, 10th पे आते हैं। कंप्यूट द मीन मीडियन मोड ऑफ द टोटल स्कोर। अब देखो मीन मीडियन मोड निकालना है, कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ डेटा टैब में जाओ, डेटा एनालिसिस पे क्लिक करो, यहाँ पे ना डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट का फंक्शन है, इसे ओके कर दो, पूरा सेलेक्ट करके इसको ओके कर दो, आपके मीन मीडियन मोड आ जाएंगे। अब इसके अलावा क्या तरीका है वो देखो। इसके अलावा ये तरीका है कि हमें क्या करना है, टोटल स्कोर का निकालना है ना, हाँ ठीक है। तो हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल C कर लिया है, और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दिया है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगी पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में सिंपल सा फॉर्मूला है मीन का। मीन मैंने लिखा, उसके बाद जो पूरी रेंज है किसका मीन निकालना है, टोटल स्कोर का। तो टोटल स्कोर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ब्रैकेट बन गया, एंटर कर दिया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो देखो मीडियन का भी हमारा फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज मीडियन। फिर उसके बाद किसकी मीडियन सेलेक्ट करनी है हमें, तो मीडियन हमें जो निकालना है वो टोटल स्कोर का ही निकालना है। तो फिर से टोटल स्कोर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट 1, एंटर, मीडियन भी आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है मोड। अब हमें कैलकुलेट करना है मोड। तो देखो मोड कैलकुलेट करने का भी हमारे पास फंक्शन है, हम यहाँ लिखेंगे मोड, ठीक है। अब हमें सिंगल मोड निकालना है, तो हम यहाँ पे सिंगल मोड को सेलेक्ट करेंगे, और फिर से किसका मोड निकालना है, टोटल स्कोर का। तो टोटल स्कोर को सेलेक्ट कर दो, ठीक है। सॉरी सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई है, एक मिनट फिर से सेलेक्ट करती हूँ ना, ठीक है। तो हमारे पास मीन मोड मीडियन और मोड हमारा निकल चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी ये तो कंप्लीट हो गया। 11 चलते हैं। डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टोटल स्कोर। टोटल स्कोर में से हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखो मिनिमम वैल्यू निकालने का तो बड़ा अच्छा तरीका है हमारे पास, और मैक्सिमम का भी। कैसे, MIN लिखो, उसके बाद पूरी रेंज सेलेक्ट करो टोटल स्कोर की, ठीक है। ये पूरी रेंज सेलेक्ट करी टोटल स्कोर की, और एंटर।
मिनिमम वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। गाइस डोंट वरी, अगर मैं अभी भी पेस्ट नहीं कर रही हूँ ना, तो जब मैं आपको ये फाइल दूंगी ना, तब तो मैं प्रॉपर इसको पेस्ट करके ढंग से आपको दूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, कि अभी तो मैं सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको सारी चीजें करा दूं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बस इसलिए। ठीक है, फिर भी यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आप सारी चीजें अच्छे से देख सको। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसे कहते हैं मैक्स। यहाँ पे करेंगे max। ठीक है, फिर हमारी जो रेंज है वो कितनी है, J5 टू J24। एंटर कर देंगे, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द रेंज। वाओ, बहुत इजी। रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, यही तो होता है ना। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे, आ गया आंसर, वेरी सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्कोर मैथ्स। जो मैथ्स के स्कोर है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे। अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं एसटीडी। जैसे आप लिखोगे ना, यहाँ पे आपके पास दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने सेलेक्ट करना है और हमें किस चीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मैथ्स के स्कोर का। तो मैथ्स के स्कोर ये रहे, यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और एंटर, आ गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चलते हैं हमारे सबसे लास्ट पार्ट पे, दैट इज कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ स्कोर मैथ्स। जो मैथ्स के स्कोर है उनका वेरिएंस हमें कंप्यूट करना है। तो देखो, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, पहले तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं और अब इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। सो वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है दैट इज वेर। आप जैसे ही वेर लिखोगे ना, आपके पास ये वेरिएंस आ जाएगा, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ द सैंपल। देखो दो चीज है, एक तो var.p है मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस, और एक है सैंपल वेरिएंस। जनरली जो आपका ये r है, यहाँ पे हमें पॉपुलेशन वेरिएंस सिखाया जाता है, तो इसलिए मैं p सिलेक्ट कर रही हूँ। बाकी इतना कोई डिफरेंस नहीं आता है। और अगर आपकी मैम ने आपको स्पेसिफिकली सैंपल वेरिएंस कराया है, या स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी अभी दिखाऊंगी, वहां पे भी .p.s लिखा होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एंड द पॉपुलेशन। अब ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि उसने क्या करा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि हमें वेरिएंस निकालना था स्कोर ऑफ मैथ्स। तो अब यहाँ पे हम मैथ्स के स्कोर टोटल सिलेक्ट कर लेंगे, स्कोर ऑफ मैथ्स। ठीक है, एंड एंटर। देखो सारे हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आपका बिजनेस एनालिटिक्स यूनिट सेकंड का पूरा प्रैक्टिकल मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये पूरी फाइल चाहिए एक्सेल की, जहां मैंने आपको सारी चीजें कराई हैं, तो आप इन्हें परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू।